ये जो आदमी आप देख रहे हैं इनका नाम विष्णु तिवारी है। ये यूपी के ललितपुर जिले के रहने वाले हैं। ये अभी 20 साल जेल में सज़ा काट के बाहर आ रहे हैं। इन्होंने किया क्या था, एक दलित महिला ने फॉल्स SC ST और रेप केस लगा दिया था। 1989 में भारत सरकार एक कानून लाती है जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट। इस एक्ट के तहत सरकार क्राइम और डिस्क्रिमिनेशन कम करना चाहती है SC ST कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट। 2018 आते आते प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि POA एक्ट का बहुत मिसयूज़ हो रहा है और इस पर कुछ कर्व्स और रेगुलेशंस लगाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 3 रेगुलेशन लगाता है इस एक्ट को डाइल्यूट करते हुए। सुप्रीम कोर्ट जो पहला सेफ गार्ड प्रेजेंट करता है SC ST POA एक्ट के अगेंस्ट वो है कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए किसी भी आदमी के ऊपर FIR करने से पहले। दूसरा जो सेफ गार्ड होता है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अप्रूवल चाहिए होगा किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, इससे पहले कि वो किसी को गिरफ्तार करें। जो फाइनल सेफगार्ड सुप्रीम कोर्ट लगाता है वो है कि किसी को भी बेल मिलने में समस्या नहीं आएगी और कोई बार नहीं होगा बेल मिलने पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को डाइल्यूट करने के लिए केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करती है और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देती है। That the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Amendment Bill, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. जैसा कि आपने सुना, किसी एक आदमी ने भी इस एक्ट के अगेंस्ट नो नहीं बोला, सबने इसे यूनानिमसली सपोर्ट किया क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स। अगस्त 2018 में जो पार्लियामेंट एक्ट पास करती है इसे बोलते हैं SC ST POA अमेंडमेंट एक्ट 2018। इस अमेंडमेंट एक्ट की पहली गाइडलाइन रहती है कि कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होगी और सीधा गिरफ्तारी होगी। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किसी भी तरीके के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है किसी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP से। और तीसरा, बेल मिलने पर भी एक बार लगा दिया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए इस अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं और 2020 में इस सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच फैसला देती है कि पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डाइल्यूट किया है वो सही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली अपने ही दिए आदेश को गलत बता देता है। 13 जनवरी 2026 को UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सारे HEIs यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए एक रेगुलेशन लाता है। UGC के इस रेगुलेशन का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2026। तो चलिए इस UGC के इस रेगुलेशन को हम खुद ही देखते हैं। तो UGC की जो पहली रेगुलेशन जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडिया में है उन पे अप्लाई होगी। इनका कहना है कि इस एक्ट का पर्पज़ है इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, socially and educationally backward classes, economically weaker sections, person with disabilities, or any of them, and to promote full equity and inclusion among the stakeholders in higher education institutions. But नीचे चल के ये इसे डिफाइन करते हैं केवल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे और लिखते हैं कि मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि इफेक्टिवली जनरल कैटेगरी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इस रेगुलेशन में आगे चल के एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात कही गई है और इसका 7th पॉइंट कहता है कि कमिटी में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और वीमेन की, बट जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कही गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के 10th पॉइंट के क्लॉज B में कहा गया है कि प्रमोट इक्विटी अमंग द स्टूडेंट्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ and at the same time eliminate the perception of discrimination. इस equal opportunity center के 11th point कहता है कि every HI shall also constitute a smaller body to be known as equity squads with such representation as to be considered necessary for maintaining vigil and preventing any discrimination on the campus. The HEI may constitute the equity squads in the required numbers and such squads will remain mobile and visit the vulnerable spots frequently. The equity squad shall submit their reports to the coordinator of the equal opportunity center. Vulnerable spots क्या है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि पहले से कोई मार्क्ड टेरिटरी है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और बाकी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का 13 पॉइंट कहता है कि द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल पब्लिश अ बाई एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज बाय द एंड ऑफ जनवरी एंड जुलाई एवरी ईयर
and the report shall be made available on the website of the HEI. The report shall include demographic composition, dropout rates of the students for the previous academic year, grievances, complaints received under these regulations and their current status. Now ये रेगुलेशन बात करता है इक्विटी हेल्पलाइंस सेटअप करने की, और उसका थर्ड पॉइंट कहता है कि आइडेंटिटी ऑफ स्टेक होल्डर रिपोर्टिंग एंड वायलेशन ऑफ इक्विटी शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल इफ रिक्वेस्टेड बाय द इन्फॉर्मेंट। यानी कि आप किसी पे फॉल्स केस भी कर दीजिए और आपकी आइडेंटिटी फिर भी हिडन रहेगी इस क्लॉज के तहत। इस रेगुलेशन में 7th पॉइंट है मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इक्विटी, और उसका H पॉइंट कहता है any student, faculty member or staff, whether victims or witnesses to any incident of discrimination, shall be encouraged to report such occurrences and their identity shall be protected if requested by the informant, and they shall be provided with necessary protection against retaliation or victimization। यानी कि आप किसी के ऊपर भी इन कैटेगरीज में से जनरल कैटेगरी के ऊपर फॉल्स आरोप लगा सकता है और उनकी आइडेंटिटी भी हिडन रहेगी। इस रेगुलेशन का 8th पॉइंट है द प्रोसीजर इन केस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका B पॉइंट कहता है द एग्रीग्रीव्ड पर्सन शैल ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ रिपोर्टिंग द इंसिडेंट टू द इक्विटी हेल्पलाइन। The information received on the helpline shall also be forwarded to the police authorities concerned if prima facie a case under the penal laws is made out। यानी कि ना सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लेवल पे कार्रवाई होगी, बल्कि उस आदमी के ऊपर, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के ऊपर पुलिस के अंडर केस भी हो सकता है। उसका करियर आप इफेक्टिवली बर्बाद कर देंगे, हो सकता है केस भी फॉल्स हो। तो ये देखा हमने अब तक यूजीसी का रेगुलेशन। इसके बाद मैं कुछ सोल्यूशंस रिकमेंड करना चाहूँगा। पहला कि ये रेगुलेशन कहता है कि केवल जनरल कैटेगरी के लोग ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि क्या कोई ओबीसी का स्टूडेंट SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। दूसरा कि ये रेगुलेशन किसी भी तरीके के फॉल्स केस में क्या करना है इस बारे में बात नहीं करता। यानी कि आप किसी के ऊपर कोई भी तरह का फॉल्स केस लगा सकते हैं, किसी पर्सनल मैटर को भी लेके, आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और उस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है। इस क्लॉज को भी हटाया जाना चाहिए या इम्प्रूव किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये कि जो कमेटी की बात की हमने, उसमें केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को छोड़ के बाकी सबके रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। तो जो भी जजमेंट ये कमेटी पास करेगी वो फेयर एंड इक्वल होगा। जो भी जजमेंट ये कमेटी पास करेगी, अगर इसमें एक जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा तो। इस रेगुलेशन का एक क्लॉज कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पीनल लॉ के अंडर भी एक केस रजिस्टर कर सकता है। इस प्रोविजन को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये केवल पूरी तरह से पुलिस ऑफिसर पे डिपेंड होगा। अगर उसको लगा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस होगा। आई थिंक ये रेगुलेशन इंडिया को डिवाइड करना चाहता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनका काम रिसर्च करना होना चाहिए, इंडिया की यूथ को स्किल्स डेवलप करने में, हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। उसके बजाय ये रेगुलेशन इंडिया के कॉलेजेस का और हायर इंस्टीट्यूट्स का जेन्यूफिकेशन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि शायद हर देश के हर इंस्टीट्यूट में एंटी नेशनल प्रोटेस्ट हों, और शायद आप इनको वेस्टर्न कॉलेजेस की तरह बदलना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ही सारे वो कैंपसेस में दिन भर केवल प्रोटेस्ट ही होते हैं और कोई पढ़ाई और कोई रिसर्च नहीं होती है।